नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। देखिए टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो दो चीज़ों से बनती है। एक, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करके। तो जब कोई भी चीज़ किसी डिस्टेंस पर डिस्टेंस को मेंटेन करके सर्कल में रोटेट करती है तो डिस्टेंस की वजह से, हाइट की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। और फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है दिस एनर्जी इज ए कांस्टेंट एंड multiplication of the two charge, distance between the charge, q1 q2 upon r, this is a coulomb constant। उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में कितना चार्ज भरा होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E और इसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर बनता है। तो टोटल चार्ज इज ZE, ZE is the total charge of proton and the charge of electron is minus E, this multiplication is the total charge, this is ZE square upon R नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये यहाँ क्या रखे ZE, यहाँ क्या रखे E, मल्टीप्लाई किए तो ZE स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी रेडियस। यहाँ तक आया समझ में आपको या नहीं आया? ठीक है, ये कौन सी एनर्जी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट की वजह से या डिस्टेंस की वजह से बनती है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस ऑब्जेक्ट के पास होती है? जिस पर फोर्स लगता रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली फोर्स लगाता रहता है कि नहीं अपनी तरफ खींचने के लिए, तो हमेशा ये फोर्स में रहता है, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता रहता है। और चूंकि न्यूक्लियस से कुछ हाइट होता है, इसका आर डिस्टेंस, रेडियस जिसको बोलते हैं आप, इस हाइट की वजह से किसी भी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर रखा है, अर्थ से कुछ इसकी हाइट है, अगर इसके पास हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? हाइट। और ये कंटिन्यूअसली अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है, तो एक ऐसा बॉडी जिस पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगता रहे और उसके पास कुछ हाइट हो, कौन सी एनर्जी होती है उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन यहाँ ठहरा नहीं रहता, ऐसे चलता रहता है, तो चलने की वजह से इसके पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की वजह से इसके पास एक दूसरे टाइप की एनर्जी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक, ये हाफ mv²। ठीक है, चलता रहता है ना, ऐसे चलेगा, वेलोसिटी है, मास है, वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है कितना? हाफ mv²। तो एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है, दोनों का सम उसका टोटल एनर्जी कहलाएगा। तो टोटल एनर्जी किससे बनेगी? आंसर इसके पोटेंशियल एनर्जी से और काइनेटिक एनर्जी के सम से, यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी मैंने आपको बताया, दिस वुड बी -ZE² अपॉन R एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। दिस गिव्स टोटल एनर्जी। ये हो गया, ये समझ आया आपको? ओके, पहले इक्वेशन से हमने बनाया था, याद कीजिए, mv² अपॉन R इज ZE² अपॉन R²। चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन का फोर्स था, ये वाला इक्वेशन बनाए थे। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन R किसके बराबर था? इधर लिखे थे बराबर, ये अट्रैक्शन का फोर्स था, ZE² अपॉन R²। दिख रहा है? था, बनाए हैं इक्वेशन 1 में। ओके, यहाँ का R, यहाँ का एक R कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? ZE² अपॉन R, दिस इज इक्वल टू mv²। तो mv² की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ZE² अपॉन R। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 mv² इज इक्वल टू ZE² अपॉन R, ये हम यूज करेंगे और ये हम पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक, अभी तक हम कितने इक्वेशन बना चुके हैं? लास्ट वाला इक्वेशन का नंबर बताओ, लास्ट वाला इक्वेशन का नंबर 4 बनाए हैं ना? ओके, दिस वन इज 5th। ठीक है, कितने बनाए हैं? 4 ही है ना, तो इसको 5th दे देते हैं। ठीक, ये हमने पहले इक्वेशन से निकाला जो स्टार्टिंग में बनाए थे, और यहाँ से mv² की वैल्यू ये 5th में यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ mv² की जगह। ठीक है ना, देखो, फ्रॉम एनर्जी इज इक्वल टू -ZE² अपॉन R प्लस हाफ
हाफ में अब ये mv² की जगह हम क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू, दिस इज ZE² अपॉन R। ठीक है, हो गया। अब देखो ये भी ZE² अपॉन R है, ये भी ZE² अपॉन R है। ये कितना ZE² अपॉन R है, -1। ये कितना ZE² अपॉन R है, हाफ। ये 1 है, ये हाफ है, प्लस माइनस माइनस, तो एक में अगर आधा चला गया तो कितना बचा, आधा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, दिस इज -12 ZE² अपॉन R, और R की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला हम बना चुके हैं ऑलरेडी। R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू n² अपॉन 4π² me² Z। चेक करो, यही है क्या, पक्का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। R में यहाँ पुट करेंगे -1 अपॉन 2 ZE² अपॉन R। R यहाँ से रखना नीचे है, नीचे से रखना स्टार्ट करता हूँ। नीचे क्या रखूँगा मैं, n² h², और अपॉन में मुझे ये लिखना है तो वो अपॉन की चीज़ ऊपर आ जाएगी। दिस इज 4π² me² Z। ये ठीक है, हो गया। कोई चीज़ कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दीजिए, और नहीं होती है तो उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2 तो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 2π² -2π², ठीक है, ओके। 2 लिख लिया ये वाला, π² लिख लिया ये वाला, और आगे क्या बचा, कैलकुलेट कीजिए। देखो m सिंगल है, m सिंगल है ना, m e² इंटू e² e⁴ z मल्टीप्लाइड बाय z² हो गया, और तो कुछ नहीं है ऊपर, डिवाइडेड बाय n² h², ये ठीक है, हुआ। अब इसमें देखो 2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, पाई भी एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, ये पाई का स्क्वायर है ना ऊपर, हाँ, ओके। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नंबर है, कांस्टेंट होता है, 9.1 10⁻³ 31। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, ये तो एटॉमिक नंबर है, 1 2 3 4 रखते जाएंगे, जिसके पास जितने प्रोटॉन होंगे, जिसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा। तो इसमें 2 पाई m और e ये क्या है, कांस्टेंट, और नीचे में प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ a0, ठीक है, कांस्टेंट की जगह। तो बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर Z² बचेगा और नीचे में n²। ये इसका फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नीचे ही इसी के लगा देता हूँ, ये a0 Z² अपॉन n², दिस गिव्स एनर्जी। अब इस a0 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। a0 क्या चीज़ है, देखो किस चीज़ को a0 लिखे हैं अपन, दिस इज 2 पाई निगेटिव का, ये पूरा ही निगेटिव का यहाँ इमेजिन करना, 2π² me⁴ अपॉन h², यही है ना। जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सबकी वैल्यूज तो हम जान रहे हैं, 2 और पाई तो नंबर ही है ऑलरेडी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ 31। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻34 जूल पर सेकंड। यही है ना, यही है। इन सब की वैल्यू हम रखते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, ठीक है, -2.18 10⁻18 जूल पर एटम, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं और दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। पहले आप ये नोट करें, उसके बाद दूसरी चीज़ें देखें। ठीक है, उधर का मिटा दूं मैं, दूसरे फॉर्मेट में इसको देखो कैसे बनाएंगे। तो अगर हम इसी फॉर्मेट में इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला -2.18
10⁻⁻18 हो गया ए नॉट की जगह ये। दिस विल बी z² अपॉन n², और इसकी यूनिट क्या बनेगी, ये जूल पर एटम। ठीक है ना, ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया ये। ठीक है, हाँ, इसी को बहुत सारे राइटर अर्ग में लिखते हैं। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने का तरीका, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁻⁻7। ठीक है, फिजिक्स में आपने बनाया न्यूमेरिकल इसका, 1 जूल कन्वर्टेड टू 1 अर्ग, 10⁻⁻7 अर्ग होता है 1 जूल। तो यहाँ से 10⁻⁻7 अलग कर लो, कितने बचेंगे पावर, -7 अगर मैं निकाल लूँ -18 में से तो कितना बचेगा, -11। तो -11 बचा लो, -7 को अर्ग लिख दो, तो यही चीज़ क्या बन जाती है, ए नॉट की डायरेक्ट हम लिख देते हैं ई की जगह, ई इज इक्वल टू दिस विल बी -2.18 10⁻⁻11, और यहाँ से -7 निकाल के -7 को क्या लिख दिए, अर्ग। ठीक है, सो दिस इज z² अपॉन n², और यूनिट अब किस में हो जाएगी, अर्ग पर एटम ये। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, यहाँ -11 आ जाएगा। अर्ग को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 1 अर्ग होता है 6.2419 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.2419 10⁻11 अर्ग। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जहाँ पे अर्ग है वहाँ पे हम ये यूनिट यूज़ कर सकते हैं। तो अर्ग की जगह रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अर्ग की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नंबर के साथ साथ 1 अर्ग की जगह क्या लिख दोगे, सब ढको, 1 अर्ग दिखा, 1 अर्ग की जगह ये लिख दीजिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी यूनिट, और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +11 -11 ख़त्म, तो बिना पावर वाला नंबर आ जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इट विल कम नियरली 13.6। ठीक है, 13.6 ये आ जाता है हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, डिवाइडेड बाय n² या z² अपॉन n², ये इस तरह से, एंड द यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ रहे हो, ये सब कन्वर्जन्स हैं एक दूसरे में यूनिट्स के, समझे ना। किलो जूल, 1 मोल अगर हम ले लें तो यही एनर्जी हो जाती है 1312 किलो जूल पर मोल। एक मोल एटम ले लें, ये तो सिंगल एटम के लिए हमने लिखा है, 1 मोल एटम ले लें और उसको किलो जूल में बताएं तो इतनी एनर्जी हो जाती है, -1312 z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इतने सारे एनर्जी के फॉर्मेट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये याद रखना है, कोई एक फॉर्मेट, समझ गए ना। हाँ, ये मैंने वेरिएंट उसके लिखा दिए हैं ताकि आप कहीं कभी देखो कोई क्वेश्चन ऐसा तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे आगे ना। तो हो गया ये। तो अभी तक देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, छोटा सा एक नोट मारिए। देखिए, हमने इससे पहले रेडियस का फॉर्मूला बनाया, रेडियस के फॉर्मूले में n जो है वो ऊपर आता है, n यहाँ लिखा ना मैंने, देखो ये, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, ये तो एटॉमिक नंबर है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। n क्या चीज़ है, ऑर्बिट का नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे आगे चल के हम इसको। तो ये ऑर्बिट का नंबर है, एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ाते जाओगे उसका रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू n, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू n, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करते जाइए, रेडियस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एनर्जी के लिए देखिए, एनर्जी में n कहाँ आता है, नीचे डिनोमिनेटर में, कहीं भी देखो n कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। तो एनर्जी का रिलेशन कैसा हो गया n के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते जाइए, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे छोटा ऑर्बिट, सबसे नज़दीक वाला ऑर्बिट, एनर्जी उसकी कैसी होगी, ज़्यादा।
ऑर्बिट बढ़ा दीजिए, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और बढ़ाते जाइए, एनर्जी क्या होती जाती है, कम। इसीलिए एनर्जी कम होते 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 जीरो हो जाती है और वहाँ इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल जाता है एटम छोड़ के। समझ रहे हैं ना? तो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है। ये हो गया, ओके, यहाँ तक नोट कर लें आप। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये नोट करें। अगली चीज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। इसको किससे बनाएंगे, हमको वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन चाहिए। तो याद कीजिए बोहर का हमने एक इक्वेशन बनाया था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यही बनाए थे ना। तो इसको उसी से बनाते हैं, mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज nh/2π, इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोहर। कौन सा इक्वेशन दिए थे इसको, सेकंड इक्वेशन था, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी वो उस ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। यहाँ से हमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी यहाँ से हम निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू nh/2π, m और r यहाँ नीचे आ जाएगा, m r, और r की वैल्यू आप जानते हो, अभी हम 2 बार यूज कर चुके। r इज इक्वल टू वॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m e स्क्वायर z, यही है। पुट करते हैं r की जगह पर, ओके। v इज इक्वल टू nh अपॉन 2πm, ठीक है, ये हो गया 2πm। r बस बचा, अब r की वैल्यू यहाँ से लिखना मैं शुरू करता हूँ। r पहले क्या है ऊपर, n स्क्वायर h स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर में मैं ये वाली क्वांटिटी लिखूंगा, वो ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो ऊपर कितना हो जाएगा ये 4π स्क्वायर m, 4π स्क्वायर m e स्क्वायर z, ये ठीक। कुछ कैंसिलेशंस करते हैं, देखिए NH तो एक एक NH से कैंसिल हो गए नीचे वाले, ये ऊपर के खत्म, नीचे एक एक बचे। यहाँ से m भी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया 2 टाइम, और एक पाई भी कैंसिल हो गया। तो क्या चीज़ रह गया जी, देखिए 2π बचेगा, 2π, और क्या बचा e स्क्वायर z, और नीचे क्या रह गया NH, या n को मैं इधर लिख देता हूँ, h यहीं लिख देता हूँ, n यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये नंबर है, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा पूरा। देखो आ रहा है समझ में ये कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसमें देखो 2π e स्क्वायर अपॉन h और z अपॉन n अलग लिख दिया, ठीक है। ये पूरी चीज कांस्टेंट दिख रही है आपको, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हम रखेंगे सबकी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलता है, दिस इज सेम 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, स्पीड है ना ये वेलोसिटी। दिस इज z अपॉन n एंड द स्पीड कम्स इन सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, समझ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे निकलेगा ये हाइड्रोजन के लिए z को क्या रख देना है बताओ, 1 रख दोगे हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1। सो v इज इक्वल टू 2.18 10⁸, और यहाँ 1 रख दिए, तो बस नीचे अब क्या लगाना है n, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड जी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देखिए n से कैसा प्रोपोर्शनेट है ये, इनवर्सली। देखो ना n नीचे आता है, ये कांस्टेंट है ऊपर, है ना। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नज़दीकी ऑर्बिट में, तो यहाँ पे स्पीड कैसा रहेगा, सबसे छोटा ऑर्बिट तो स्पीड सबसे छोटा, तो ये बड़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना,
अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सबसे छोटा है तो स्पीड कैसी रहेगी वहाँ, सबसे ज़्यादा। ऑर्बिट बढ़ाते जाइए, स्पीड क्या होती जाएगी, कम। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट किस में घूमता है, पहले ऑर्बिट में, उससे स्लो दूसरे में, उससे भी स्लो तीसरे ऑर्बिट में, उससे भी स्लो चौथे ऑर्बिट में। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाता है वेलोसिटी क्या होते जाती है, डिक्रीज होती जाती है। समझ आया? सो लिख लीजिए, विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट्स, विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट्स, विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट्स velocity of electron decreases. With increase in orbit velocity of electron decreases. हो गया? With increase in orbit velocity of electron decreases. हो गया यहाँ तक? ओके, एक चीज हमको और करनी है इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? ये हम आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में डिटेल से आएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से। ये कौन सी एनर्जी होती है? तो आंसर है, ये वो एनर्जी है जिसको लगा करके हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है, जो हमको लगानी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कैसी होती है? निगेटिव। ऑर्बिट की एनर्जी निगेटिव होती है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला भी एनर्जी का आप चेक कीजिए, निगेटिव एनर्जी आया है -2.18 10⁻18 जूल पर एटम। यही था ना एनर्जी, निगेटिव एनर्जी होती है। तो अगर मुझे उसे तोड़ के बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कैसी? पॉजिटिव। कितना? उतना ही जितना उस ऑर्बिट की एनर्जी है। समझ रहे हैं? इसको लिख लीजिए एक लाइन में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। लिखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required, amount of energy required to remove an electron, to remove an electron, amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom। हो गया? आइसोलेटेड गैसियस एटम ही होना चाहिए। एक साथ मटेरियल है, बहुत सारे एटम चिपके हैं, तो हम उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब अगर आप एबल हो जाते हैं किसी एक एटम को सिंगल आउट करने के लिए। तो गैस के मॉलिक्यूल एटम दूर दूर रहते हैं, तो उसमें से हम एक एटम को अलग कर सकते हैं गैस के। बाकी आप कहोगे कि लिक्विड के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, सॉलिड के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब आप एक एटम को सिंगल आउट कर पाएंगे। एक एटम जब सिंगल आउट होगा तब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए क्या लिखा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेट यानी अलग, और किसका एटम? गैस का एटम जब अलग हो जाता है, सिंगल एटम आप बना लेते हो, तब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो एक एटम में देखिए, एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? 2.18 10⁻18 जूल पर एटम। यही था ना? ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये निगेटिव है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी थी ना ये। तो अगर मैं पहले ऑर्बिट से तोड़ के निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करूंगा? मुझे इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो मैं खर्च करूंगा, इसलिए साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। सेम एनर्जी पर एटम। दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो भी एनर्जी का फॉर्मेट आप लिखना चाहो, 312 वाला, 316 वाला, जो भी लिखना है आपको, साथ में वो Z²/n² लगा लेना। ठीक है, Z²/n², वो तो लगा ही रहेगा साथ में। यहाँ इधर Z²/n² जूल पर एटम। ठीक है, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। हो गया? हो गया? तो 4-5 चीज़ें हम लोगों ने इसकी कर ली। एक आध चीज़ और है, जैसे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताना। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती है, एक इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, एनर्जी रेडिएट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कितनी होती है, वो हम पहले ही कर चुके हैं रेडबर्ग से। ये सेम रेडबर्ग का ही तो इक्वेशन है, रेडबर्ग कांस्टेंट ही है ये वाला नंबर जो बोहर ने कैलकुलेट किया, यही तो रेडबर्ग कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मैं फिर उसको लिखता हूँ लास्ट में,
कि जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो दूसरे एनर्जी लेवल से दिस इज E2 एंड दिस इज E1, दूसरे एनर्जी लेवल से ये पहले एनर्जी लेवल में अगर जंप करके आता है तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? तो आंसर है इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर उतनी एनर्जी निकालेगा ना। तो ये डिफरेंस कितना, डेल्टा E इज इक्वल टू वॉट, E2 माइनस E1, ये हम कर चुके हैं। और एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये है, यही है ना, एनर्जी वाला इक्वेशन कहाँ गया, यही लिखे थे ना, यही तो एक एक्सप्रेशन था एनर्जी का, एनर्जी के ऑर्बिट का यही एक्सप्रेशन था ना। बोलिए, पहला ऑर्बिट होगा तो n को क्या लिख दूंगा मैं, n1, दूसरा ऑर्बिट होगा तो क्या लिख दूंगा, n2 लिख दूंगा, समझ रहे? तो जब एनर्जी का एक्सचेंज आप निकालोगे, यही तो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, समझ रहे? तो इसका एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, E2 माइनस E1 का, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ना, देखिएगा, दिस इज E2 माइनस E1, बताओ व्हाट इज E2, दिस इज द फॉर्मूला, माइनस 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 z अपॉन एन स्क्वायर। मान लो हम हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए z कितना हो जाएगा, 1, सो दिस इज ओनली n स्क्वायर, तो ये डिवाइडेड बाय क्या आ गया, n स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये E2 है इसलिए यहाँ क्या लगा दिया, n2, सेकंड लेवल है, ये तो हमारा n1 हो गया और ये n2 हो गया, तो सेकंड से फर्स्ट में आया, तो E2 के लिए क्या लगा देंगे, n2, और E1 के लिए भी यही लिखेंगे हम फॉर्मूला, j और डिवाइडेड बाय n1, E1 के लिए ये, समझ रहे हैं इस चीज को कि नहीं समझ रहे? अब देखो यहाँ भी माइनस 2 इंटू 2.18 10 टू द पावर माइनस 18, यहाँ भी माइनस, ये दोनों से कॉमन निकाल ले, सेम चीज, तो ये चीज हम कॉमन निकाल लेते हैं ऐसे, ये बताइए, अगर ये कांस्टेंट बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, हाँ सॉरी n2 स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन, माइनस के बाद ये माइनस, उसके बाद ये चीज़ तो माइनस के साथ बाहर निकल गई है, क्या बचा है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, यही बचा है ना, यही तो है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, RH, रेडबर्ग कांस्टेंट, समझ रहे? दिस इज चेंज इन एनर्जी। ये कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया, दिस इज चेंज इन एनर्जी, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इस माइनस को अंदर ट्रांसफर कर दूं, माइनस को किधर ट्रांसफर कर दूं, अंदर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दूंगा, माइनस वाले को बाद में लिख दूंगा। अब 1 2 लिखने के बजाय देखो ये क्या चीज है, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट, तो ये क्या है, दिस इज एनर्जी इनिशियल, ये क्या है, एनर्जी फाइनल, तो फाइनल से इनिशियल पे आया ना, तो इसको कायदे से मुझे क्या लिखना चाहिए, ऐसे, फाइनल से इनिशियल पे, फाइनल ऑर्बिट इनिशियल ऑर्बिट, समझ आ रहा है? आ रहा है। और इस माइनस को अगर मैं अंदर ट्रांसफर मार दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लूंगा, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दूंगा, तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये मिटा दूं, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 पॉजिटिव लिख रहा हूं, अब इसको ना माइनस अंदर ले जा रहा हूं, माइनस अंदर चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको पहले लिखूंगा, 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर, दिस इज इनिशियल, आई लगा दे रहा हूं, माइनस ये पॉजिटिव है, माइनस के अंदर आने से ये क्या हो जाएगा, फाइनल वाला नेगेटिव हो जाएगा, फाइनल ऑर्बिट, सो दिस इज 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया एनर्जी चेंज का। और इस पर न्यूमेरिकल है आपका पहले ही, इसके जस्ट बाद एग्जाम्पल जो है, ठीक है ना, जस्ट बाद, बोहर्स मॉडल के जस्ट बाद जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है वो इस फॉर्मूले से बनेगा। एनर्जी का ये एक्सप्रेशन कैसे आया, समझ में आया, बोलिए, आया कि नहीं आया? आया। और ये फॉर्मेट हम किसका पढ़ चुके हैं, इस तरह का, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर, किसका पढ़े, इनिशियल यानी n1 हो गया, फाइनल यानी n2 हो गया, है ना, किसका पढ़े जी ये फॉर्मूला हम लोग, रेडबर्ग का नहीं पढ़े हैं क्या फॉर्मूला, रेडबर्ग कांस्टेंट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पढ़े हैं ना। अच्छा अब एक बात बताओ, व्हाट इज डेल्टा ई, प्लैंक वाला थ्योरी क्या कहता है, मैक्स प्लैंक का, कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलेगा, सबसे छोटा पैकेट जिसकी एनर्जी क्या होगी, ई, डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी, वो एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू,
है याद, छोटा पैकेट फोटोन, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, यही तो है सिंगल फोटोन, एच न्यू डेल्टा ई। तो इसको क्या लिख दिए हम लोग, एच, हाँ एच न्यू या न्यू एच, ठीक है, आ रहा है समझ में, एच न्यू। ओके, दिस इज 2.18 10 टू द पावर -18, दिस इज 1 अपॉन n1 का स्क्वायर या इनिशियल का स्क्वायर, 1 अपॉन n2 ये फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। ये h नीचे भेज दीजिए, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट जब इसके नीचे आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी, दिस इज ये, और डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट नीचे आ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 10 टू द पावर -34, और ये वाली क्वांटिटी ऐसी, इनिशियल का स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर। अब ये सॉल्व होकर के आपको कांस्टेंट के रूप में दिखता है। बताओ मुझे पीछे आपने क्या लिखा था, रेडबर्ग कांस्टेंट में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वाला, एक तो वेव नंबर का बनाए थे हम, और दूसरा हमने आपको फ्रीक्वेंसी का बताया था। यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। देखो कांस्टेंट क्या आ रहा था, चेक करो कांस्टेंट क्या आ रहा था, कांस्टेंट चेक कीजिए, कांस्टेंट क्या आ रहा था, जल्दी से देख के बताओ कांस्टेंट क्या था। नहीं मिला, देखो रेडबर्ग वाला डायरेक्ट वेलोसिटी का हमने फार्मूला लिखा था, उसमें कांस्टेंट क्या आ रहा था, 3.29 10 टू द पावर 15, लिख के आप लोगों को ध्यान नहीं रहता, 3.29 10 टू द पावर 15, ये इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर, ये हो जाता है 3.29। अगर आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से इसको बनाते हैं तो ये वही है ना, रेडबर्ग वाला ही तो है ना। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन, रेडबर्ग, आर एच लिख देते थे, है याद। हाँ ये फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको वेव नंबर में चेंज कर सकता हूँ, याद है, वेव नंबर में जब लिख रहे हैं वो सारे चेंजेस हम पहले कर चुके हैं, है ना, तो मैं वो चेंजेस नहीं कर रहा, नहीं तो फिर मैं लिखूंगा वेव नंबर इज न्यू अपॉन सी, नहीं मालूम। देखो वेव नंबर, ये वेव नंबर क्या चीज होता है, 1 अपॉन लेमडा, रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा होता है वेवलेंथ का। और इसको क्या लिखोगे आप, बोलिए, सी अपॉन न्यू, नहीं याद है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो मेरे पास देखो न्यू है, इधर देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो भैया हमारा फॉर्मूला ये बोलता है कि लेमडा मल्टीप्लाइड बाय न्यू करोगे कांस्टेंट रहेगा सी, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा होता है रेसिप्रोकल, वेव नंबर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। अब मैं लेमडा को न्यू की लैंग्वेज में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, लेमडा को सी अपॉन न्यू, ये न्यू नीचे आ जाएगा ना लेमडा की जगह, लेमडा इज इक्वल टू, ये न्यू आ गया सी के नीचे, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन न्यू, ये नीचे लेमडा लिखा है सी अपॉन न्यू, तो अपॉन का न्यू ऊपर नहीं चला जाएगा, न्यू अपॉन सी, तो वेव नंबर डायरेक्ट किसके बराबर बन गया, मेरे पास देखो ये फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड कर दूं तो यही ना हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। और उसको मैं ये भी लिख सकता हूं, तो जैसे ही तुम इसको सी से डिवाइड करोगे, इसको सी से डिवाइड करोगे, सी मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, वेव नंबर में आ जाएगा। और मैं आपको यहां फिर से करके दिखाता हूं ये कितना हो जाता है, ठीक है। ओके देखो हमने इसको सी से डिवाइड किया, दिस इज डिवाइडेड बाय सी, दिस इज डिवाइडेड बाय सी, सी यानी 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये इसको जब डिवाइड करोगे इट इज अल्टीमेटली चेंजेस अप टू, ये किस में चेंज हो जाएगा, 1.096, ये मेन कांस्टेंट जो आपने बनाया था मीटर में, 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, ये याद है। देखो ना रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, इस पर न्यूमेरिकल भी आपने शायद बनाया है,
शायद मैंने यहाँ लिखा था ना बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस लिखे थे एक्सरसाइज के आपको बनाने के लिए, बनाए हो कि नहीं बनाए हो? खाली लिखे बस थे, बनाए नहीं हो, है ना? एक बनाए एक नहीं बनाए। तो यही फॉर्मूला था ना। अब ये किसमें चेंज हो गया? न्यू अपॉन सी, वेव नंबर, ठीक है। ये और ये हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसको बोलो या इसको बोलो, सारे रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये तो ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट है। दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट। तो जब हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं ये वाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन इनिशियल माइनस अंदर ले जाके माइनस फाइनल का स्क्वायर। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और रेडबर्ग कांस्टेंट अगर हमको जरूरत पड़ेगी हम ये यूज कर लेंगे, अगर हमको जरूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से ये यूज कर लेंगे, अगर हमको जरूरत पड़ेगी वेव नंबर के फॉर्मूले से तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं और रेडबर्ग के फॉर्मूले को बोहर के मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया। आया समझ में? दिस इज फॉर्मूला। तो थोड़ा सा इसका हम समरी बांध लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। तो मैं इसके बोहर्स के मॉडल में पूरी समरी आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। हो गया ये समरी, नोट कीजिए इसका। दिस इज समरी। किसकी समरी है ये? बोहर्स मॉडल की, ठीक है जी। क्या क्या चीज हम डिस्कस किए? सबसे पहले बोहर ने क्या बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का, कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स होती हैं, हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है। उतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन मेंटेन करेगा तो वो उस ऑर्बिट में घूमेगा, नहीं मेंटेन करेगा नहीं घूमेगा। रिक्वायरमेंट क्या है एनर्जी का? NH/2π। और ये मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? mvr, ठीक है। अगली चीज बोहर ने हमको बताया कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका रेडियस कितना होता है। अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस निकालने का पूरा डेरिवेशन हम कर चुके हैं। आपको नॉर्मली क्या याद रखना है? ये साथ में इसमें z वगैरह भी कुछ था क्या? देखिए n² था ना, z। देखिए बताइए। n²/z² होगा कि खाली z है? n²/z। तो साथ में ये भी लिख लीजिए यहाँ पर n²/z। सेंटीमीटर में अगर बताना है तो ये, एंगस्ट्रॉम में बताना है तो ये, दिस इज अगेन n²/z एंगस्ट्रॉम में। और पिकोमीटर में बताना है तो ये 52.9 n²/z, दिस इज पिकोमीटर, ठीक है। हो गया। सो दीज आर द रेडियस गिवन बाय बोहर्स, ठीक है। ओके, एनर्जी के बारे में उन्होंने बताया कि एक ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। साथ में ये लगा रहेगा Z²/n²। सारे डेरिवेशन तो हम कर चुके। इसी एनर्जी को अगर हम जूल पर एटम में ना बता के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना चाहें तो 13.6। इसी को किलो जूल में बताना चाहें, 1 मोल एटम की एनर्जी बताना चाहें तो -1312, ठीक है। ये सारे डेरिवेशन हम कर चुके। उसके बाद उन्होंने वेलोसिटी बताई कि अलग अलग ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, छोटे ऑर्बिट में घूमता है तो ज़्यादा फास्ट चलता है, उससे दूर ऑर्बिट में जाएगा तो स्पीड धीरे हो जाएगी, और दूर जाएगा स्पीड कम हो जाएगी। किस ऑर्बिट में कितनी स्पीड होती है, दिस इज द रिलेशन। और सबसे पहली ऑर्बिट के लिए हमने क्या निकाला था? इतना 2.18 × 10⁸। यहाँ एटॉमिक नंबर रखेंगे, यहाँ ऑर्बिट नंबर रखेंगे, आ जाएगा स्पीड, ठीक है। ओके, उसके बाद जो पहले हम रेडबर्ग का बना चुके हैं, बोहर ने भी अपने कैलकुलेशन से बनाया एनर्जी के फॉर्मूले से कि 2.18 × 10⁻18 इज व्हाट? दिस इज चेंज इन एनर्जी, जो रेडिएशन बाहर निकलती है। और वही रेडिएशन तो हमको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखती है, तो इससे हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मैंने इससे पहले नोट करवा दिया है आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ से बोहर के फॉर्मूले से। ये मैंने वेव नंबर का लिखा है। अगर आप पर मीटर में आंसर देना चाहते हैं तो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट ये हो जाएगा 1.096। 1 पॉइंट है ये ना, 1.09677 10⁻7 1/n1² - 1/n2² z²। ये तो हम लोग 1 मान के बनाए थे ना, अगर 1 नहीं मानेंगे तो z भी बाहर निकल जाएगा कॉमन, ठीक है।
पर मीटर इसकी यूनिट है, क्योंकि ये 1/, वेवलेंथ है, वेव नंबर। और सेंटीमीटर में बताओगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये नंबर रहेगा। दीज ऑल कांस्टेंट जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये सब के सब कौन से कांस्टेंट हैं? रेडबर्ग, RH, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट है। समझ गए? सारी चीज़ें यथावत हैं। तो ये बोहर्स मॉडल की समरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे फिनोमिना हैं जिसको बोहर्स का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए हमको एक नए मॉडल की ज़रूरत है, और उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और अब इसमें क्या कमियां हैं वो हम आगे देखेंगे। दैट विल बी लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल, कि बोहर ने जो पोस्टुलेट बनाया उसके बेसिस पर कैलकुलेशंस किए एनर्जी के, रेडियस के, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, आयोनाइजेशन एनर्जी के, और दुनिया भर के कैलकुलेशन करके हमको अपना मॉडल प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिनको हमने लिस्ट आउट किया है। इसको देखिए कि उसमें किस किस चीज़ की कमी थी। ठीक है, और उसको सुधारने के लिए फिर एक नया मॉडल आगे आएगा जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नंबर 1, could not define microscopic structure of spectral line। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप करके स्पेक्ट्रोग्राफी से उसको ग्राफ पे उतारते थे या स्क्रीन पे उतारते थे, और हमको बहुत सारे अलग अलग कलर की लाइन दिखती थी, ग्रुप ऑफ लाइंस, जिसका नाम लाइमन सीरीज़ रखा गया। कुछ ग्रुप ऑफ लाइन का नाम बामर रखा गया, कुछ ग्रुप ऑफ लाइंस का नाम पास्चन, किसी का ब्रैकेट, किसी का फंड रखा गया। ये हमको अलग अलग लाइन मिलती थी ग्रुप में, अल्ट्रा वायलेट की या विजिबल की या इंफ्रारेड की, अलग अलग वेरिएंट वाली। ठीक है ना? तो जैसे सपोज करो बामर सीरीज़ को ही ले लो, बामर सीरीज़ में उनको बहुत सारी लाइनें मिली, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। ठीक है, सपोज 8-10 लाइनें, 20 लाइनें उनको मिल गई बामर सीरीज़ की। ये विजिबल कलर की लाइन हो गई, विजिबल दिखने वाली। ठीक है, तो हमने जिस मेथड से इसका स्पेक्ट्रोग्राफी किया, यानी वाइट लाइट में से प्रिज्म लगा के उसको डिफ्रैक्ट किया, अलग अलग एंगल पर लाइन को मोड़ा, तो हमको बहुत सारी लाइनें दिखी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। ठीक है, बाद में आगे चल के जब ये टेक्निक थोड़ी सी एडवांस हो गई और हमारे पास अच्छे अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप आ गए, प्रिज्म से भी ज़्यादा पावरफुल, जो लाइट को और फाइन एंगल पर मोड़ सकें, प्रिज्म से ज़्यादा पावरफुल, जैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करके आ गया हमारे पास, और हमारे पास एडवांस रिजॉल्विंग, मोर बेटर रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप आ गए। तो हमने जब उसको यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये देखा कि जैसे बामर सीरीज़ में बहुत सारी लाइनें आ रही थी, अगर हम ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करें एक्सपेरिमेंट में, तो वो जो लाइनें हमको एक एक दिख रही थी बामर सीरीज़ में, 8-10 लाइनें, 6 लाइनें जितनी भी थी, उसकी एक एक लाइन फर्दर स्प्लिट होकर बहुत सारी लाइन में डिवाइड हो जाती हैं। एक लाइन और ज़्यादा टूटती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। समझ रहे हैं? अगर आप किसी भी सीरीज़ की एक लाइन को इमेजिन कीजिए, अगर हम ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करें तो वो एक लाइन आगे और बहुत सारी लाइन में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइन उनको दिख रही थी, एक्चुअल में वो लाइनें और आगे स्प्लिट होती हैं, एक लाइन से 4 लाइन बनती है, 6 लाइन बनती है, 10 लाइन बनती हैं, एक लाइन फर्दर आगे और टूटता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? और इसका जवाब जो है बोहर के पास नहीं था, क्योंकि बोहर को तो सिर्फ क्या दिख रहा था, सिंगल लाइन, बामर सीरीज़ की, लाइमन सीरीज़ की, किसी भी सीरीज़ की। ठीक है जी, लेकिन ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्विंग पावर वाले, ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप अगर हम यूज़ करें तो एक लाइन फर्दर और डिवाइड होती है, और उसमें भी छोटे छोटे लाइंस दिखते हैं हमको। वो लाइंस क्या हैं? एनर्जी लेवल्स। ठीक है, क्या है? हाँ, तो एक एनर्जी लेवल के अंदर और छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हम आगे चल के सब शेल बोलेंगे। ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ बोहर ने नहीं बताया, जो आगे चल के हमको पता चला कि एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर और स्प्लिट होके डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो जाता है। तो एक लाइन के अंदर और छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, अगर हम उसको फाइन रिजॉल्व करें और ज़्यादा। समझ में आया ये चीज़? तो पहला चीज़ तो ये जवाब उनके पास नहीं था, यानी बोहर का मॉडल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता कि एक लाइन फर्दर और कैसे स्प्लिट हो जाता है।
ठीक है। और ये आगे हम उसको नोट भी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हम उसको स्प्लिट करते हैं, लेकिन इसका रीज़न उनके पास नहीं था। ओके, दूसरी चीज़, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर ने जो मॉडल बनाया और इतने सारे कैलकुलेशन किए, रेडियस के, एनर्जी के, वेलोसिटी के, समझ रहे हैं, और आपके वेवलेंथ के, फ्रीक्वेंसी के, जो कैलकुलेशन किया, जो मॉडल बनाया, वो सिर्फ किसके लिए बनाया, या स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमने डिस्कवर किया वो किसके लिए बनाया, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। किस एटम के लिए बनाया, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम? आंसर है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम कौन होगा, जिसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, एक, ठीक है। तो इनका जो मॉडल है बोहर का, वो सिर्फ किस पर काम करता है, या तो हाइड्रोजन पर काम करता है या हाइड्रोजन जैसे एटम पर काम करता है, जिसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मात्र सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हीलियम ही ले लो, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भगा दो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, He+, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। समझ आई बात? तो ऐसे इनके जैसे और जितने भी हैं, लिथियम में से 1-2 और निकाल दो तो वो भी हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मात्र एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ किसके लिए बनाया गया, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बनाया गया। अगर किसी एटम में 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, घूमने की एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन सब के बारे में बोहर का मॉडल नहीं बताता। बोहर का मॉडल सिर्फ किसके लिए बात करता है, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए बात करता है। समझ गए? तो अगर 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर उसका ये सारा कैलकुलेशन बोहर का मॉडल नहीं कर पाता, फेल हो जाता है वहाँ। इसलिए हमने क्या लिखा है, कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ, स्पेक्ट्रम तो बेसिकली हमने हाइड्रोजन के लिए बनाया था, सिंगल हाइड्रोजन के लिए उनको स्पेक्ट्रम मिला, अलग अलग ग्रुप ऑफ लाइंस जिनका नाम लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये सब रखे गए। तो 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला अगर सिस्टम आ गया तो उससे कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन कैसे बनती है, समझ रहे हैं, वहाँ क्या क्या सीरीज बनती है, इन सब का जवाब बोहर के पास नहीं था। तो ये सिर्फ किस मॉडल के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम अच्छे से एक्सप्लेन करता है, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया, तो फिर उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ना उसके स्पेक्ट्रम को, ना उसके और किसी फीचर को। समझ गए? ओके, नेक्स्ट, फेल टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये वही बात है जो ऊपर मैं आपको बता रहा था, जीमन और स्टार्क, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये फिनोमिना है कि हमको अगर स्पेक्ट्रल लाइन दिखी, जैसे हाइड्रोजन एटम की ही स्पेक्ट्रल लाइन दिखी बहुत सारी, बामर सीरीज ही ले लो, बहुत सारी लाइन दिखी, अगर वहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ, जहाँ लाइन हमको दिख रही है ग्राफ पेपर में या स्क्रीन में, वहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, मैग्नेट लगा के, मैग्नेटिक फील्ड तो समझ रहे हैं आप ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले रदरफोर्ड के मॉडल में। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगा दें तो हम देखते हैं कि जहाँ ऐसी पतली पतली लाइनें दिखती थी, ठीक इस तरह की लाइन, ये ऐसे इमेजिन करो, ये इमेजिन करो कि ये बामर सीरीज की लाइनें हैं, ठीक है। अगर मैं इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो हम देखते हैं कि ये जो एक लाइन है ये फर्दर और छोटी छोटी लाइन में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, ये ऐसे, ये एक लाइन और बहुत छोटी छोटी लाइन से बनता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी एक लाइन और फाइन टूट जाता है। अगर हम बढ़िया क्वालिटी का माइक्रोस्कोप लगा के देखें इसको रिजॉल्व करके, तो हमको दिखेगा कि एक लाइन और बहुत छोटी छोटी लाइन से मिल करके बना है। तो ये तो मैं अगल बगल बना के दिखा रहा हूँ, आपको क्या समझना है, ये एक मोटी सी लाइन है ऐसे, ये ठीक है, बाहर से देखेंगे तो ऐसी दिखती है बहुत पतली सिंगल लाइन, लेकिन इसको और ज़्यादा रिजॉल्व करके देखेंगे फैला के तो हमको लगेगा कि नहीं, ये एक लाइन नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी लाइन का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारी लाइन से बनता है। तो एक लाइन, उसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी लाइन होती हैं, और इसके बारे में बोहर का मॉडल नहीं बताता। और ये कैसे पता चला, हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, तो एक लाइन बहुत सारी लाइन में टूट गई, ऐसे स्प्लिट हो गई, फैल गई, तो एक में बहुत सारी लाइनें बन गई, एक सिंगल लाइन टूट के बहुत सारी लाइन में डिवाइड हो गई। समझ आया? तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से अगर लाइन स्प्लिट हुई, जो कि होती है, उस इफेक्ट का नाम क्या रखा गया, स्टार्क इफेक्ट। आ रहा है समझ में?
दोनों फिनोमिना सेम ही है, बस एक में क्या अप्लाई करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाता है, स्प्लिट, और टुकड़े में टूट जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में एक से ज़्यादा लाइनें दिखने लगती हैं। ये वाला फिनोमिना बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता कि ऐसा क्यों हो जाता है, लाइन क्यों स्प्लिट हो जाती हैं। समझ आई बात? ठीक है, ये दोनों समझ में आया? पक्का? हाँ, ओके। कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, इसके बारे में भी बोहर का मॉडल नहीं बताता, क्योंकि ये सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पर काम करता है, ओनली वन। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगले ऑर्बिट में आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन की गिनती होगी, दूसरे तीसरे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुआ। हम सिर्फ क्या बात कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला गया, जंप करके तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया, और जब चौथे से पहले में लौट के आएगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, वो हमको अलग अलग कलर में दिखेगी, अलग अलग सीरीज में दिखेगी। समझ आ रही बात? सिर्फ इसके बारे में बात करता है, लेकिन पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे, जैसे तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में बोहर का मॉडल नहीं बताता। आई बात समझ? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग ऑर्बिट के बारे में, ये अलग अलग ऑर्बिट में बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, ये एक कमी है इसमें। ओके, इस पर हम अभी बाद में आते हैं, डी ब्रॉय रिलेशन और हाइजेनबर्ग पर। पहले यहाँ देखिए, कुड नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। एटम बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है कि 3 डायमेंशनल होता है? 3 डायमेंशनल होता है ना, वो अभी लेटेस्ट हमको पता है, लेकिन बोहर के टाइम तक उनको नहीं पता था। उनका कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए यहाँ पे समझिएगा ना, ये पहला ऑर्बिट है, ये ऐसे मान लो, ठीक, ये दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, इसी तरह से ये चौथा ऑर्बिट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कैसे घूमेगा, क्या बोलते हैं बोहर, ऐसे को अपने ऑर्बिट में घूमेगा, वही तो सर्कुलर पाथ है उसका। बोहर का कहना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में घूमता है, उस सर्कुलर पाथ का नाम क्या है, ऑर्बिट। तो ये ऐसे घूमा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में अगर होगा, हालांकि उन्होंने आगे की बात तो नहीं की है, लेकिन चलो सपोज अपन मान लेते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आ गया, तो जब ये सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, घूमेगा, तीसरा चौथा वाला भी ऐसे ही घूमेगा, घूमेगा ना सर्कुलर पाथ में। क्या कोई इलेक्ट्रॉन बोर्ड छोड़ के बाहर आया या अंदर गया? नहीं, वो कैसे घूम रहा है, बोर्ड में चिपके चिपके ऐसे घूम रहा है ना। अगर मैं इसमें हाथ ऐसे फेरूं तो क्या मेरे को कोई ऐसा उठा हुआ शेप मिलेगा? नहीं, हाथ कैसा चला जाएगा, प्लेन ऐसे। तो ये एटम का मॉडल कैसा मॉडल हो गया, प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, फ्लैट मॉडल। कैसा हो गया? और फ्लैट मॉडल या प्लेन मॉडल कितने डायमेंशन से बनता है, 2 डायमेंशन। याद है, अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा है तो याद होगा आपको। ये कितने डायमेंशन का मॉडल है जी, बोलिए? 2 डायमेंशन। समझ रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या ऐसे ही होता है मॉडल एटम का, चिपका हुआ फ्लैट? ऐसे ही एटम रहता है क्या, चिपका हुआ, कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक सर्कल में, एक प्लेने में ऐसे चिपक के घूमता रहता है? या बाहर भी आता होगा इलेक्ट्रॉन, अंदर भी जाता होगा इलेक्ट्रॉन? तो आंसर है बाहर भी जाता है, अंदर भी जाता है, ऐसे फ्लैट नहीं होता। और बोहर के अकॉर्डिंग उनका मॉडल कैसा है, फ्लैट मॉडल। समझ आया? और आज के डेट में हमको पता है कि एटम जो है वो फ्लैट नहीं होता, कैसा होता है, थोड़ा सा उसमें मोटाई भी रहता है, बॉल जैसे, फुटबॉल जैसे। समझ रहे हैं? और इनके हिसाब से अगर ये मॉडल मान लें तो फिर एटम कैसा होना चाहिए, ऐसे चिपका हुआ, जैसे आपके कॉपी का पन्ना, पेपर एकदम फ्लैट रहता है। तो क्या वैसा एटम रहता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता। लेकिन उन्होंने सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, और ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन बस ऐसे ही घूमेगा, इस तरह से। समझ रहे हो? ऐसे घूमेगा, चिपक के, कॉपी के पन्ने के साथ चिपक के घूमेगा ना। वो इलेक्ट्रॉन पन्ना छोड़ के ऊपर आएगा ना अंदर जाएगा, यानी मोटाई उसमें होगी ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही घूमता रहेगा एक सर्कल में, एक रिंग में। ठीक है, तो उनका जो मॉडल था वो कैसा मॉडल था, फ्लैट मॉडल। और बेसिकली एटम ऐसा नहीं होता, एटम 3 डायमेंशनल होता है, यानी एक्स और वाई के साथ साथ जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन जाता है। और वही तो आगे चल के मेन डिस्कवर हुआ। हाँ, तो इनका मॉडल कैसा है जी, फ्लैट
मॉडल। फ्लैट मॉडल, ठीक है, समझ आया। तो एक ये मेजर ड्रॉबैक है बोहर का कि उन्होंने जो मॉडल बनाया था वो मॉडल कैसा था, फ्लैट, जबकि एक्चुअल में एटम ऐसा नहीं होता। एटम 3 डायमेंशनल मॉडल का होता है, समझ रहे हैं, 3D मॉडल, बड़ा सॉलिड फिगर बोलेंगे, सॉलिड शेप का रहता है एटम। ओके, कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे चल के चौथे चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कि जब 2 एटम आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल बनने का अलग अलग डिज़ाइन होता है, अलग अलग शेप होता है, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को यहाँ भी जोड़ सकता है, ऐसे भी जोड़ सकता है, ऐसे भी जोड़ सकता है। तो अगर ऐसे जोड़ेगा तो उसका शेप अलग हो जाएगा मॉलिक्यूल का, ऐसे जोड़ेगा शेप अलग हो जाएगा, ऐसे जोड़ेगा शेप अलग हो जाएगा, ऐसे जोड़ेगा शेप अलग हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एक एटम दूसरे एटम से किस एंगल पर मिल रहा है, किस डायरेक्शन पर मिल रहा है, ठीक है। तो एक एटम दूसरे एटम से अलग अलग डायरेक्शन पर कंबाइन होता है, और जब एटम कंबाइन होते हैं तभी मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर एटम अलग अलग डायरेक्शन में कंबाइन होते हैं तो उनका शेप और डिज़ाइन कैसा हो जाएगा, अलग अलग, समझ आया। तो बोहर के मॉडल के हिसाब से एटम का किसी दूसरे एटम से कॉम्बिनेशन बनाना या मिलना और मिल करके मॉलिक्यूल बनाना, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई। तो मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा, कैसे डिज़ाइन में मॉलिक्यूल मिलते हैं, उनका नाम क्या होगा, समझ रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सारी चीज़ें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। 6 से 7 तरह के हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के, बैंड शेप मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हैं, इस तरह करके बहुत सारे वी शेप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अलग अलग नाम, AB2, AB3, AB4, A2B, इस तरह करके डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सबके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो जब वो टॉपिक आएगा तब हम डिटेल से कवर करेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या समझना है कि एटम डायरेक्शनल नेचर का होता है। कैसा, डायरेक्शनल नेचर का क्या मतलब, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो एक डायरेक्शन में कंबाइन होता है, और अगर अलग अलग डायरेक्शन में कंबाइन होगा तो शेप कैसा हो जाएगा मॉलिक्यूल का, अलग अलग, ठीक है। उन सारे शेप्स के हम नाम भी पढ़ेंगे, उसके डिज़ाइन भी पढ़ेंगे। तो ये इतने सारे ड्रॉबैक हैं, और मेन ड्रॉबैक ये है हमारा 6 नंबर का, कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉय रिलेशनशिप एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। पहले हम इस पर न्यूमेरिकल ले लें बोहर्स मॉडल पर, उसके बाद फिर हम लोग ये 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो इन दोनों के क्वेश्चन का जवाब भी बोहर के मॉडल के पास नहीं था, ठीक है ना। ये आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं हाइजेनबर्ग आपको बताता हूँ। हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन ये था कि देखो भैया, आप बोलते हो कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, यही बोलते हो ना, ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट किसको बोलते हैं, सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूमने वाले रास्ते को। तुमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन यहीं से आएगा, यही रास्ता होगा। क्वेश्चन समझ में आया, किसने पूछा, हाइजेनबर्ग ने। ये बड़ा फेमस साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने पूछा बोहर से कि भैया आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर रास्ते में घूमेगा। रास्ता तो तब पता चलेगा ना जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, आपको मालूम है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यानी ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन आपको मालूम था, तभी ना आपने इन सारे पोजीशन के रास्ते को ऐसे कंबाइन किया तो आपको सर्कुलर रास्ता मिल गया। अगर आपको ये नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया कि यहाँ गया कि कहाँ गया, तो आप ये रास्ता बना पाते क्या, नहीं बना पाते। तो अगर आपने रास्ता बताया है कि ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर अगली बार यहाँ था, फिर 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 यहाँ था, यानी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आपको पता था। समझ आया। पोजीशन कैसे निकालते हैं, ये सेंटर से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन था, फिर इतने डिस्टेंस पर था, फिर इतने डिस्टेंस पर था, फिर इतने 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 पर था। डिस्टेंस पता था आपको, तभी ना आपको पोजीशन मालूम था, तो आपको रास्ता पता चलेगा कि किधर से गया इलेक्ट्रॉन। समझ आया, आया कि नहीं आया, बोलिए, आया। लेकिन इसमें मेजर प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप बोलते हो हमको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता था, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और आपको ये पोजीशन पता था कि सेंटर से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन था, ये पोजीशन था इलेक्ट्रॉन का, तो उस समय इलेक्ट्रॉन खड़ा था कि चल रहा था, क्या करता रहता है इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी रहता है कि चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब आप ये वाला पोजीशन देख रहे थे उस समय इलेक्ट्रॉन चल रहा था, तो ये यहाँ रुका कैसे, कैसे पोजीशन पता चल गया, वो चल रहा था वो तो यहाँ पहुँच गया था। समझ आया। आपने क्या बोला, जब तक ये देखिए ये सर्कुलर रास्ता आप कैसे बता सकते हो,
आप कैसे बताओगे कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से चलता है वो सर्कुलर है? तो आंसर है, आपको पता होगा ना कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा था आपको, फिर यहाँ दिखा, 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 यानी जिस जिस जगह दिखा उस सारी जगह को आपने मिला दिया तो रास्ता बन गया इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो आपको यहाँ का पोजीशन मालूम था, 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 ये मालूम था, तभी ना आपने उसको जोड़ के सर्कल बनाया, रास्ता बनाया। ठीक है, अब उनका क्वेश्चन सुनो कि आप कहते हो ठीक है ये सर्कुलर पाथ है, मतलब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन था तो आपको उसका पोजीशन मालूम था, लेकिन जब ये पोजीशन आप पकड़ने गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा था कि चल चुका था, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है और आपने वेलोसिटी का पूरा डेरिवेशन किया है ना? कितना आता है? 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। याद आया? कल हमने डिराइव किया है वेलोसिटी। तो अगर आपको ये पोजीशन पता है तो भैया ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन जब आप पोजीशन खोजने गए थे, चेक करने की इलेक्ट्रॉन यहाँ था कि यहाँ था, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ स्टेशनरी मिला कि चल रहा था? चल रहा था। चला तो यहाँ तुमको मिलवा ही नहीं करेगा, तो भाग जाएगा। तो कैसे तुमको पता चलेगा कि यहाँ उसका पोजीशन था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था? यहाँ का पोजीशन लोकेट करोगे तो वो तो चल चुका होगा, उसके पास वेलोसिटी है। या आप ये बताते हो कि उसके पास वेलोसिटी है, तो यहाँ की वेलोसिटी कैसे बताए आप? वेलोसिटी बताने के लिए पहले उसको यहाँ पकड़ना पड़ेगा ना, तब ना आप उसकी वेलोसिटी देखोगे कि यहाँ से 1 सेकंड में जितनी दूर गया वही उसकी वेलोसिटी होगी। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? वेलोसिटी हम कैसे बताते हैं? हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में इतना दूर गया इलेक्ट्रॉन। हम लोग जब चलते हैं तो अपनी स्पीड और वेलोसिटी कैसे बताते हैं? 1 सेकंड में अगर मैं 5 मीटर चला जाता हूँ तो मेरी वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड, इसी को बोलते हैं ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड इज वेलोसिटी। तो इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताया कि नहीं? बोहर ने। आपने फॉर्मूला बनाया, डेरिवेशन किया है, बनाया ना। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना चला, और 1 सेकंड में चलने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना भाई, कहाँ से शुरू कर रहे हो? तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पकड़ना पड़ेगा, किसी जगह भी, किसी भी जगह। तो यहाँ पकड़ोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुमको पता है, तो पोजीशन पता है तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, वेलोसिटी गलत निकाले हो। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझो। अगर आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताते हो कि अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो वो यहाँ नहीं है, वो भाग जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो अगर पोजीशन बताते हो तो फिर वेलोसिटी कैसे निकाल लिए? या वेलोसिटी बता रहे हो तो पोजीशन कहाँ पर है? क्योंकि वो रुका तो है नहीं। समझ रहे? क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? पोजीशन बताओगे तो कैसे बताओगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुका नहीं है। आप कैसे नाप के बता दोगे कि यहाँ इतना दूर पर था इलेक्ट्रॉन, ये पोजीशन था? क्योंकि जैसे ही पोजीशन देखने जाओगे वो भाग जाएगा। पोजीशन देख रहे हो तो वेलोसिटी नहीं बता सकते, और वेलोसिटी बता रहे हो तो पोजीशन नहीं बता सकते। दोनों चीजें एक साथ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन के बदलने की वजह से, और कंटिन्यूअसली उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो आप एक साथ उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी बता ही नहीं सकते। पोजीशन पकड़ने जाओगे तो वो भाग जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी देखने जाओगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। जब पोजीशन चेंज हो गया तो कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ एंडिंग पॉइंट है? 1 सेकंड में कितना दूर गया कैसे बताओगे? वेलोसिटी कैसे नापोगे? प्रॉब्लम समझ में आया? तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली नहीं बताया जा सकता, अनसर्टेन होता है ये। इसीलिए इनके प्रिंसिपल का नाम क्या रखा गया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी दोनों चीजें इकट्ठा बताना अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, इकट्ठे नहीं बता सकते आप। समझ रहे हैं? ये इनका क्वेश्चन था। ऐसे ही फिर हम डी ब्रॉय के रिलेशनशिप में आएंगे तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो ये मोटे मोटे ड्रॉबैक आपको समझ में आए या नहीं आया? बताइए। आया? हाँ, आगे फिर हम उस पर बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो फिलहाल अभी आप ये इतने सारे लिमिटेशंस को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं एनसीईआरटी के। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल।